नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज के लोभी। सुहानी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी दीदी है, वो मेरे छोटे चाचा जी की बेटी है। स्नातक करने के बाद डीएड की पहली साल थी। दादाजी ने लड़का देखना शुरू कर दिया था। बड़े चाचा जी और पापा जी भोपाल लड़का देखने गए थे। वहाँ उन्हें एक रिश्ता अच्छा लगा तो बात की गई। उन्हें सुहानी दीदी की शिक्षा के बारे में बताया। उन्होंने बोला, हमें लड़की की लंबाई अच्छी चाहिए। अगर लंबाई अच्छी होगी तो रिश्ता हो जाएगा। पापा जी ने उनकी तसल्ली के लिए बताया, हमारी सुहानी की लंबाई 5 फीट 7 इंच है। तो उन्हें तसल्ली हो गई कि लंबाई तो ठीक है। बाकी तसल्ली के लिए पापा जी ने दीदी का फोटो उन लोगों के हाथ में थमा दिया और बोल दिया, देख लीजिए, फिर आगे की बात कीजिए। उन्हें फोटो पसंद था तो लड़की दिखाने की इच्छा जाहिर की। तब चाचा जी पापा जी ने बोला कि आप अपने घर सलाह मशवरा करके हमें ये बता दीजिएगा कि शादी किस तरह की चाहिए और कैसे कैसे करनी है वगैरह। जब आपस में बात कर लेंगे और दोनों पक्षों का सामंजस्य बैठेगा तो लड़की देख लीजिएगा। लड़के का नाम सुमित स्नातक पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा था। सुमित के घर में एक बहन थी, वो बीएससी कर रही थी और उनके मम्मी पापा कुल मिलाकर 4 लोग थे। उनके पापा जी का नाम राजीव और बहन का नाम रेनू था। पापा जी चाचा जी बात करने के बाद घर वापस आ गए। आकर सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी भी सहमत थे। इंतजार था तो बस उनके एक कॉल का। बात कर ही रहे थे कि उधर से कॉल आ गया। ताऊ जी ने बात की। उन्होंने बात बोला कि लड़की की लंबाई अच्छी है और शिक्षा भी, तो आप लड़की दिखा दीजिएगा। ताऊ जी, पर आपने शादी के बारे में तो अभी बताया ही नहीं कि कैसे क्या करना है। राजीव जी, कोई बात नहीं, आप जैसे शादी करेंगे हमें पसंद होगी। बस एक शर्त है, आपको शादी करने के लिए भोपाल आना होगा। ताऊ जी, पर ऐसे कैसे हमारी व्यवस्था बनेगी? काफी दूर है और हमारे रिश्तेदार भी बहुत हैं। तो राजीव जी, कोई नहीं, आप 50 लोग आ जाइएगा, बाकी सब हम अपने हिसाब से देख लेंगे। ताऊ जी, जी हमारे घर के ही 23 मेंबर हैं, तो बाकी घर परिवार के लोग और कम से कम सुहानी के मामा जी और मौसी जी की फैमिली, इनमें से तो किसी को छोड़ ही नहीं सकते ना। ज्यादा विनती करने पर 110 लोग ले जाना तय हुआ। फिर लेन देन सब तय करने के लिए दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी सब एवं बिचौलिए ताऊ जी भोपाल पहुंच गए। पूरी शादी 20 लाख में तय हुई और हमारे 110 लोगों के खाने में के लिए 4 लाख रुपए अलग से तय हुए। पूरी शादी का तय कर दी गई और आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। राजीव, सुमित, रेनू एवं राजीव की मम्मी चारों दीदी को देखने आए। खूब खातिरदारी की गई। दीदी उनको पसंद आ गई तो 2 साड़ी, एक गोल्ड की चेन रिंग देकर वो लोग विदा हो लिए। 17 मार्च की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। एक बस बुक कर ली और थोड़े बहुत कार्ड बांट दिए, क्योंकि ज्यादा लोग तो ले जाने नहीं थे, इसलिए जल्दी काम निपट गया। बस लड़कियों की तैयारी में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। घर में 10 लड़कियां थी, 2 की शादी हो गई थी, एक की होने वाली थी। बाकी बची 7 लड़कियों की कोई डांस सीखने में लगी, कोई किसी में, और मेरी तो पूछो ही मत। मैं एक टेलर जो ठहरी, किसी का लहंगा सिलना था, किसी का सूट, किसी का प्लाजो, किसी का ब्लाउज, तो बस लगे थे। शादी से 1 महीने पहले सुमित का फोन आया। बोले, दादाजी से बात करनी है। दादाजी से बात कराई। सुमित, दादाजी वो क्या है ना, आप लोग खाने के 4 लाख रुपए दे रहे हैं ना, उसका 7 लाख कर दीजिए और अभी के अभी अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिएगा, नहीं तो शादी की डील कैंसिल। दादाजी, बेटा आपको 4 लाख लेने हो या 7 लाख, पर जो भी सब शादी पर ही दिए जाएंगे। और रही बात डील की, तो ये कोई डील नहीं है, दो परिवारों का मिलन है जो भगवान की कृपा और संयोग से होता है। बाकी तुम अभी बच्चे हो, राजीव जी से बात कराइएगा। देखिए दादाजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। इतनी बात कर फोन बंद कर दिया। शादी में 1 महीना बाकी था। सबका दिमाग खराब हो गया। सुमित के पापा जी से बात की तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, कह रहा है उसी की तरीके से कर लीजिए। सुमित ने दीदी को फोन करके उन्हें भी लेन देन वाली बातों से परेशान करने लगे। दीदी ने मुझे बोला कि कुछ भी हो, घर में सबको समझा, मुझे नहीं करनी ये शादी, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, बहुत परेशान करेंगे शादी के बाद, मुझे लग रहा है। मैंने घर में सबको समझाया, एक बार के लिए मेरी बात सब मान ली, लेकिन बिचौलिए ताऊ जी इधर उधर की बात करके बात संभाल ली और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, जैसे हो रहा है होने दो, हमें कोई परेशानी नहीं। अब शादी की तैयारी होने लगी। शादी में कम ही समय रह गया था। ताऊ जी भाड़े पर वो
बॉम्बो बस कर ली, शॉपिंग भी शुरू हो गई। इस तरह सब खुशी खुशी होने लगा। घर के बड़ों की तो नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, पर मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था। जब भी दीदी को देखती मेरे मन में पता नहीं कितनी दूर दूर के ख्याल आने लगता था कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा दीदी के साथ। मैं दीदी को रोजाना पूछती कि सुमित जी से बात हुई, क्या बोले? दीदी, आपको क्या लगता है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा आपके साथ? अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा हो तो मुझे बोल सकती हो, आप, मैं कुछ भी करूंगी पर ये शादी नहीं होने दूंगी। पर आप बताओगी ही नहीं तो कैसे दीदी? बताओ ना दीदी, आप कुछ तो बोलो दीदी। तू तो पागल है, फालतू में दिमाग खर्च करती है, कोई काम तो होता नहीं तो उससे काम चोर कहीं की। और बोली, मैं खुश हूँ, अच्छे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो गई और अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई। अब शादी का वक्त आ गया था, सबके कपड़े तैयार हो गए थे और 5-6 दिन पहले से ही सबकी पैकिंग शुरू हो गई। भाई भोपाल जाना था, आखिर राजधानी है हमारे प्रदेश की, तो तैयारियां थोड़ी खास थीं। लग रहा था कुछ छूट न जाए। जल्दी जल्दी में तो लगभग सबकी पैकिंग हो गई थी और दीदी की लगन हो, सब थोड़े भावुक हो रो रहे थे। सब दीदी पराई हो जाएगी, मैं भी बहुत रोई। अब दीदी का इस घर में एक ही दिन बचा था, बस दूसरे दिन हल्दी संगीत हुआ, खूब डांस किया सबने। दीदी ने भी किया और कुछ खुशी कुछ गम था तो नींद भी नहीं आ रही थी। लग रहा था कि कल दीदी को छोड़कर आ जाएंगे, एक नए परिवार के साथ रहना होगा। अब दीदी को यही सोचते सोचते सुबह हो गई। आवाज लगने लगी, उठो सब जल्दी तैयार हो जाओ, जिसने भी लेट किया उसे यहीं छोड़ जाएंगे। ये आवाज दादाजी की थी। सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए। लाइट भी नहीं आई उस दिन, तो कम कम पानी से ही नहाकर गुजारा कर लिया, क्योंकि सारे रिश्तेदार एक दिन पहले ही आ गए थे। तो सभी यहीं तैयार हुए थे। सुबह 9 बजे हमारी बस रवाना हुई। सफर भी अच्छा रहा। सुहानी दीदी, बड़ी दीदी, मम्मी और मैं, हम सब एक ही स्लीपर में बैठकर बातें करते जा रहे थे। 2 घंटे बाद बड़ी दीदी दूसरे स्लीपर में चली गईं। फिर हमने थोड़ी थोड़ी नींद ले ली। शाम 7 बजे सब गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी थी। हम सब मैरिज होम में प्रवेश कर चुके थे, पर वहां सुमित की फैमिली से कोई नहीं था। कोई 2 रिश्तेदार थे। उन्होंने उस मैरिज होम के संचालक को बता दिया कि ये लोग आ गए हैं, इनकी खातिरदारी की जाए। हम लोग समय से ही आए हैं यह बोलकर चले गए। हम सब ने पहुंचकर खाना खा लिया और सब बैठकर गप लगाने लगे। दादाजी, सभी भाई आए हुए थे, दूर दूर रहते थे तो उनकी अलग बातें चल रही थी। इस तरह सभी अपने ग्रुप बनाकर बातें करने में व्यस्त थे। दीदी को पार्लर वाली तैयार कर रही थी तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी और अपनी बहनों, मम्मी, चाची, ताई सबको तैयार कर रही थी। 8 बज रहे थे, इतने में सुमित की बहन रेनू का आना हुआ। वो दीदी का लहंगा लेकर आई थी। ताऊ जी, बेटा आप लोग तो 5 बजे आने वाले थे ना, काफी लेट हो गया बेटा, अभी कोई आया ही नहीं तुम्हारे घर से। रेनू, अच्छे लोग ना हैं हम, हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। ताऊ जी, बेटा इसका मतलब हम बुरे लोग हैं? हाँ तो हो, ये कोई पूछने वाली बात है? ताऊ जी स्तंभ रह गए और बोले, भाई हमारे घर का कोई बच्चा ऐसे बात नहीं करता, पर पता नहीं रेनू शायद किसी बात को लेकर गुस्सा हो या परेशान हो। हाँ ऐसा ही होगा, तभी बच्ची है, अभी इस तरह अपना मन समझा रहे थे। इतने में दीदी भी तैयार हो गई। इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे आसमां से कोई परी उतरी हो। साहिल, अरे वाह, ये सुहानी दीदी है ना या कोई परी? गजब दीदी गजब, आज सब मेरी दीदी को देखते ही रह जाएंगे। और दीदी, आपकी सासू माँ आदरणीय अलका जी को तो रोजाना आपकी नजर उतारनी पड़ेगी, नहीं तो हो गया काम। हमारे कमरे में सब हंसने लगे। दीदी भी स्माइल किए जा रही थी। हम सब बहन भाई सेल्फी लेने में मस्त थे। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। बाराती डांस कर रहे थे। सुमित भी घोड़े पर बैठकर ही डांस कर रहे थे। दरवाजे की सारी रस्में समाप्त हुई। बाराती खाना खाने लगे। हम सब पहुंचे तभी खा चुके थे। किसी एक आध दो ही खाया होगा और आगे की कार्यवाही शुरू की गई। लग्न टीका हुआ, जो भी तय हुआ था। कैश, सामान, चैन, रिंग सब दे चुके थे। खुशी खुशी लग्न टीका हो गया। सब जयमाला का मंच तैयार था। सुमित मंच पर पहुंच गए और सब दीदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम दीदी को लेकर जा रहे थे पर कैमरा वाले चलने दे तब ना, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। पर आखिर हम जयमाला के मंच तक पहुंच ही गए। सुमित जी ने दीदी का हाथ थामा और दीदी को मंच पर ले लिया। हम सब भी मंच पर पहुंच गए। मंच पर 2 दल बन गए, एक सुमित जी का, एक सुहानी दीदी का। सुमित जी की तरफ के लोगों को ऊपर उठा लिया। अब मैं अपने भाई लोगों के लिए चिल्लाई, जल्दी आओ, जल्दी सब दीदी को और भी ऊंचा उठा दो।
इतने में सब भाइयों ने दीदी इतना ऊंचा उठा दिया कि दीदी ने आराम से माला डाल दी। सब जयकारे लगाने लगे, बोलो बंसी वाले की जय। अब सुमित जी को माला डालनी थी, पर वो जैसे ही दीदी की तरफ माला करते दीदी पीछे हो लेती। लगभग सुमित जी का माला डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हम सब ने दीदी से बोला, कोई नहीं दीदी, अब डालने भी दो ना। तब माला का प्रोग्राम संपन्न हुआ। फिर सब आशीर्वाद देने लगे और फोटो होने लगे। सबने फैमिली फोटो करवाए। अब दीदी सुमित की बहन रेनू और कुछ सुमित की बुआ, मामा जी के बेटे, दोस्त सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। थोड़े हंसी मजाक के साथ खाना संपन्न हुआ, लेकिन तभी दीदी ने मुझे इशारा करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश की। वो यह था कि दीदी की सास का मुंह कुछ फूला हुआ नजर आ रहा था। दीदी ने मुझे बोला कि प्रिया, कुछ चक्कर लग रहा है मुझे, सब लोग कानाफूसी कर रहे हैं, उधर लग रहा था कि जरूर कुछ पक रहा है। मैंने दीदी से बोला, यार दीदी कुछ नहीं, बस आप ना पॉजिटिव सोचा करो, फालतू में नेगेटिव ख्याल मत लाया करो मन में। दीदी ठीक है, नहीं ला रही बस। हम वापस कमरे में आ गए। पंडित जी ने बोला कि बच्ची को लाओ फेरों के लिए जल्दी। मैंने दीदी को जल्दी से चुनरी की साड़ी पहनाई और तैयार कर लिया। अब पंडित जी ने बोला, पहले लड़के को बुला दीजिए। पर जब लड़के को बुलाया तो लड़का नहीं आया, क्योंकि वहां सच में कुछ पक रहा था। भाई बुलाने गया तो सुमित की मम्मी अलका जी ने बोल दिया कि किसी बड़े को भेज देना, तब जाएगा सुमित फेरों के लिए। तब दादाजी पहुंचे और दादाजी ने जाकर पूछा कि आखिर बात क्या है। तब सुमित ने बोला कि 7 लाख रुपए चाहिए, जब पैसे दोगे तब फेरे पड़ेंगे। अब इतने में सन्नाटा छा गया। दादाजी सुमित के पास से आए तो बहुत परेशान थे। सबने पूछा, क्या हुआ, सुमित आ रहे हैं क्या? दादाजी एकदम से चुप रह गए। तब ताऊ जी ने पूछा, पिताजी हुआ क्या, कुछ तो बताइए ना, बोलिए ना। तब दादाजी ने बोला, बिचौलियों को बुलाओ। बिचौलिए ताऊ जी आ गए। सब लोग बात करने लगे। चारों ओर सब लोग कानाफूसी करने लगे। दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, पापा जी, बिचौलिए ताऊ जी सब सुमित की तरफ बात करने जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे ही चल दी। इससे आगे की कहानी कल दोपहर 2 बजे मिलेगी। अगर पूरी कहानी सुनने के बाद आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।